हेलो हेलो 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है तो आ जाओ, एक वन शॉट लेक्चर यूनिट डायमेंशन पे आपके सामने शुरू करते हैं। देखिए भाई, यूनिट डायमेंशन वैसे तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, सिंगल सिंगल वीडियोस में भी इसकी डिस्कशन कर रखी है, परंतु आज के इस वीडियो में क्योंकि यार ये उतना इंपॉर्टेंट भी मतलब चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में और बहुत ज्यादा टाइम गिवन वाला चैप्टर नहीं है, जैसे रोटेशन हो गया या कोई बड़े चैप्टर्स हो गए, उस तरीके के चैप्टर नहीं। इसको वन शॉट में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं अपने स्टार्टिंग से। क्या होती हैं यूनिट्स, क्या होते हैं उनके डायमेंशन, क्या दोनों बातें सेम है या कितने हद तक अलग अलग बातें हैं, ये सारी बातें शुरू करते हैं। देखिए भाई, दुनिया में हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया है, पीक्यू। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटीज हैं सर। अब क्वांटिटी क्या काम करती है? किसी चीज को बताती है, जैसे कि मैंने बताना है कि भाई आसमान में हजारों तारे हैं। आसमान में क्या है? हजारों तारे हैं। तो यहाँ पे हजार क्या है भाई? वो क्वांटिटी है जो कि बता रहा है तारों के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? मेजर कर सकते हैं, यानी मेजरेबल होती है। लिखते चलना, एक एक लाइनें छोटी छोटी, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूं। ऐसी क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल हो उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एक नंबर का सवाल बन सकता है, भैया क्या फिजिकल क्वांटिटीज सारी हद तक मेजरेबल होती हैं? बिल्कुल हाँ, ठीक है। अच्छा, कई सारी ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें हम नाप नहीं सकते, यानी मेजर नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज को हम एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं अभी के लिए, जैसे कि किसी के लिए प्यार, ठीक है, किसी के लिए दुश्मनी, ये सभी मतलब एक्सप्रेस्ड वाली मतलब एक तरीके की क्वांटिटीज हैं, इनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन मेजरेबल के अंदर आ जाएंगे। परंतु जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको नाप भी सकेंगे, मेजर भी कर सकेंगे। अब वो कौन सी हैं? देखो भाई, शुरू करते हैं। बार बार मैं शुरू शुरू बोल रहा हूं, उसका थोड़ा इग्नोर करना। तो यार देखो, फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यू, तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि एफ पी क्यू। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम लोग भी शॉर्ट फॉर्म लिखो, उतनी ज्यादा भी इज्जत देनी नहीं इस चैप्टर को, ठीक है, आराम से सारी बातें समझ आएंगी, धीरे धीरे जो जो बता रहा हूँ समझते चलो। पीक्यू आप समझ गए हैं कि अच्छा, जिनको हम नाप सकें ऐसी क्वांटिटी, जैसे कि इसका वजन नापना हो या इसकी लेंथ नापनी हो, कुछ भी, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, ये सब मेजरेबल है, यानी ये सब फंडामेंटल सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसके अंदर भी तीन प्रकार के हमें याद करने, एक है फंडामेंटल, एक होता है भैया डिराइव्ड। क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिराइव्ड पीक्यू। और एक है लास्ट, जो कि ना तो फंडामेंटल है ना ही डिराइव्ड है, ये सप्लीमेंट्री है। जैसे नहीं कॉम्प्लीमेंट्री खाना होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या है, सारी बातें करते हैं एक एक करके। लेकिन तो सबसे पहले किसकी बात करें? एफपीक्यू की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो लिखो भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एफ पी क्यू। नाम में ही फंडामेंटल है, तो याद रखना देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एफ पी क्यूज। कितनी? 7 एफ पी क्यूज। मतलब है तो ये भी क्वांटिटीज, बस जिनको हमने फंडामेंटल यानी आधार मान लिया है, ठीक है। किसी भी चीज का आधार या बेस या फंडामेंटल क्यों रखा जाता है? ताकि उसकी बुनियाद बन सके। जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस में काम करना होगा। वैसे ही फिजिक्स की दुनिया में आपने जाना होगा, ज्यादातर हम मोशन को स्टडी करते हैं, सर्कुलर मोशन हो या नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन हो, तो उस मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चीजें लगेंगी, वेलोसिटी लगेगी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये सारी चीजों को आप कैसे ना कैसे तरीके से तो मेजर करोगे, तो इन्हीं को नाप सको इसके लिए कुछ एक आधार रखे गए हैं। वो 7 आधार हैं बच्चों, जिनमें से पहला हम बात करते हैं। मतलब ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है, पहला मैं मास लेके चल रहा हूं। क्या है? मास, MASS, ठीक है, जिसका भैया यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, केजी। और ये कौन सी यूनिट है ये भी समझने की बात है, ये एसआई यूनिट है। कौन सी है? एसआई यूनिट। अब इसके कई सारे फुल फॉर्म लोग बताते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग समझ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर है भाई लेंथ, LENGTH, लेंथ, जिसकी भैया मीटर होती है एसआई यूनिट। फिर आ जाएगा टाइम हमारे पास, जिसकी यूनिवर्सल यूनिट है हमारे पास सेकंड। टाइम याद रखना, हर एक यूनिट सिस्टम के अंदर टाइम को हम किस में नापते हैं भैया? सेकंड्स के अंदर नापते हैं, ठीक है।
चलो भैया, इसके बाद क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, तापमान, जिसको बोलते हैं तापमान, टेम्परेचर। तो भैया जी टेम्परेचर को किस में नापते हैं सर, केल्विन में नापते हैं। इसकी यूनिट क्या है, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और भी हैं, इसको लिखो, नीचे अगला बढ़ते हैं। अगली भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी पर याद रखो आजकल पेपरों में यहीं से पूछा जा रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, जैसे कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जो वीडियो आ रही है बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में आ रही है, तो ये जो लाइटिंग है ना, इसी की बात होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी ब्राइट लाइट है, क्या है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है बच्चों कैंडेला, सी कैपिटल डी स्मॉल, कैंडेला, ठीक है, ये यूनिट है सी। फिर भैया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नाम में ही क्या है, अमाउंट है, तो याद रखना भैया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल बोलते हैं, MOL इज द यूनिट, MOL इज द यूनिट। फिर भाई करंट भी अपनी इसी भेड़ चाल में है, करंट भी, करंट के लिए जो यूनिट होती है बच्चा बच्चा जानता है, एम्पियर होती है, क्या होती है, कैपिटल ए हो जाती है, ठीक है। इतना लिखो, आगे चलते हैं। तो यही था बस, FPQ, बस इतना डेटा याद रखो, बहुत है भाई। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज खत्म। अगली सर कौन सी थी, डिराइव्ड। अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा भाई, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, केवल FPQ के बारे में जाना, फिर FPQ पढ़ा है। अब DPQ की बात करते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सर बात करते हैं थोड़ा सा। तो नाम में ही इनके क्या आ रहा है, डिराइव्ड आ रहा है, यानी कि ये लोग किससे मिलके बने होंगे, अपने FPQs से। याद रखना, FPQs से मिलके बनने वाली जो क्वांटिटीज है उन्हें बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जबकि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसी से भी मिलके नहीं बनी होती। अगर इनकी कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, क्या टर्म यूज होगा, इंडिपेंडेंट टर्म यूज होगा, एकदम स्वाधीन होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी, ये अकेले हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कि वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर बटे सेकेंड। ध्यान से देखो, इसमें मीटर भी आया, सेकेंड भी आया, क्या दो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, बिल्कुल। कौन कौन, एक तो लेंथ आ गया और एक टाइम आ गया, हाँ ना बोलो भाई। यानी कि ये लोग क्या है भाई, एकदम मिली भगत वाली चीज है, ठीक है, मिल के ही बनेंगे, डिराइव होंगे, तो इसलिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो ना तो भैया फंडामेंटल है और ना ही उन्हें डिराइव किया गया, वो कौन सी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, कैसी है, सप्लीमेंट्री। और इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अभी के लिए, क्यों, देखो मैं बताता हूं। देखो यार, एक तो है इसमें एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं इसको भैया, प्लेन एंगल, मतलब एक एंगल के अंदर प्लेन है, मतलब इतने डिग्री, ठीक है, कुछ डिग्री में होगा, यानी इसकी यूनिट क्या होगी थी, हालांकि इसको हम रेडियन के अंदर नापते हैं, पर आम चाल की भाषा में हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना वगैरह थोड़ा बहुत आता होगा आपको, ठीक है। पर इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है भैया, रेडियन सर। जैसे कि लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर, हालांकि तुम सेंटीमीटर में भी नापते हो, जो स्केल आती हो तो सेंटीमीटर वाली आती है कि नहीं। तो उसी तरह डिग्री में तुम नापते हो, परंतु जो यूनिवर्सल है, जो स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो रेडियन में है, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है। और क्या बात इसमें याद रखनी है कि भाई इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेडियन मतलब दिमाग में नहीं आएगा, परंतु याद रखना रेडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर भाई, तो पाई होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, ये भी याद रख लो, पाई रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री, हाँ ना बोल भाई, 180 डिग्री। तो ये तो एक था। दूसरे की बात करें अगर सप्लीमेंट्री में, वो है भैया सॉलिड एंगल। ये कौन सा था, प्लेन एंगल, इसको 3D एंगल भी बोलते हैं या फिर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और 3D एंगल। ये क्या होता है, जैसे कि मान लो एक खरबूजा है, क्या है, खरबूजा है, और उसको आपने काटा, तो जब भी आप खरबूजे को काटोगे तो उसमें से एक कोनिकल सरफेस ही आपको निकल के आएगा, मतलब चारों ओर से वो मतलब घिरा हुआ होगा। या जैसे आइसक्रीम की कोन देखा होगा, तो भैया जो उसमें जो कोन का जो एंगल होता है वो मतलब अपने आप में ही थोड़ा सा 3D टाइप का एंगल है, समझो, मतलब अजीबोगरीब टाइप का।
तो ये जो एंगल है ना, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं, इस वाले एंगल को। इसका सिंबल याद रख लो, ये सिंबल होता है ओमेगा, जैसे रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, ओमेगा इज द सिंबल। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। सिंबल तो इसका कोई बताया नहीं गया, बस हाँ इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ओमेगा के तरीके से, ठीक है। और यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। याद रखना ये यूनिट्स हैं इसकी, क्या है? यूनिट्स हैं दोनों की। क्लियर है क्या? अच्छा भाई ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? डायमेंशंस की, क्योंकि चैप्टर के नाम में यूनिट के साथ क्या था? डायमेंशंस भी था। देख रहे हो कितनी जल्दी ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बात करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, अभी मैंने शुरू किया है, ठीक है। डायमेंशंस पे आते हैं भाई। तो देखो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस वो एक्सपोनेंट्स हैं जो किसी यूनिट की डिपेंडेंसी को बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं वेलोसिटी या स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, तो स्पीड की भाई यूनिट क्या बोलोगे? मीटर बटे सेकंड, है ना? ठीक है, यूनिट से हमें ये समझ आ रहा है। पर यूनिट कोई बढ़िया सुंदर तरीके से अगर मैं लिख दूं, कैसे? एक बढ़िया सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और फिर लिख दूं इसको, मीटर की जगह को एल लिख दूं, कैपिटल एल, और भैया टी की जगह टी की पावर -1 लिख दूं। मतलब क्या है, अगर मैं इसी मीटर बटे सेकंड को ऐसे एक्सप्रेस करने लग जाऊं तो यही हमारा क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। डायमेंशनल यूनिट नहीं बोलते, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। जबकि ये कहां से बनता है? यूनिट को देखते ही बन जाता है कि नहीं? तो जो भी भैया यूनिट है उसी को देखते हुए, जैसे मीटर था तो मीटर के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैपिटल एल है, सेकंड के लिए कैपिटल टी है। थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है। फंडामेंटल की बात की थी तो मास के लिए कैपिटल एम होगा यूज, स्क्वायर ब्रैकेट में, लेंथ के लिए भाई एल लगा देना, टाइम के लिए टी लगा देना, और भाई टेम्परेचर के लिए के ही लगाना है जो था उसका, ठीक है। फिर भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी ही लगाना है, जो कि बहुत कम जरूरत पड़ेगी, इसमें भी मोल ही, एम्पेयर के लिए ए ही लगाना है। तो बाकी सबका सेम है, थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक कॉल आ गई थी। तो यार क्या बताया मैंने कि अगर आप यूनिट को देखते हुए उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दो, तो क्या बन जाएगा? डायमेंशन बन जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे जरा फोर्स की डायमेंशन बताओ भाई। मैं फॉर्मूला बताता जाता हूं ताकि आप लोग फॉर्मूला से यूनिट तक पहुंच जाओ। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी नहीं पता होगा कई लोगों को, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। और वेलोसिटी भी नहीं पता होगा तो भैया वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता होगा तो मैं क्या ही बता सकता हूं तुम्हें। तो यहां से आप देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट मीटर बटा सेकंड आ गया, ये मीटर बटा सेकंड स्क्वायर आ गया, ये भैया क्या हो गया? मास गुणे एल गुणे टी टू द पावर -1। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भैया? एक तरीके से पावर रेशियो। देखो एक्सपोनेंट्स मैंने ला दिया, मास के ऊपर क्या ला दिया? 1 एक्सपोनेंट, एल के ऊपर 1 एक्सपोनेंट, टी के ऊपर -2 ला दिया। समझ रहे हो बात को? हालांकि देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं, मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 1, टी टू द पावर -1। ये भी लिखने का तरीका है। आप m को 0 लिख दो क्योंकि m तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो बस ये एक तरीके का क्या है भैया? फोर्स्ड रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है दिखाने का। क्यों लाया गया डायमेंशन? यूनिट से क्यों नहीं काम चल रहा था? क्योंकि भाई यूनिट तो कई तरीके के हो सकते हैं, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, पर भाई डायमेंशनल फॉर्मूला एक किसी क्वांटिटी का क्या होगा? सेम रहेगा। याद है, ये चीज तो हमेशा ही सेम रहेगी। अगर भैया वो वेलोसिटी है तो ये चीज हमेशा सेम रहेगी, जबकि ये चेंज हो सकती है। समझ रहे हो? तो एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने क्या ला दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला ला दिया, नॉर्मल फॉर्मूले की तरह ही। समझ रहे हो? ये यूनिटी होती है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, जिसको आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं बाहर की एक आध क्लास लेता हूँ, तो जब मैं उन बच्चों से कांटेक्ट करता हूँ तो नॉर्मली उनके यहाँ 15 सेंटीमीटर की स्केल नहीं चलती, उनके यहाँ मतलब अलग यूनिट्स में स्केलें चलती हैं। तो क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, अदरवाइज तो हम बाहर के लोगों से कभी मिल नहीं पाएंगे, ना उनकी बातें समझ पाएंगे। समझ लो? तो एक फिक्स स्टैंडर्ड रखे गए हैं जो कि ये है। अच्छा भाई, डायमेंशन थोड़े बहुत और भी निकालते हैं, अभी तो ये शुरुआत है। जरा वर्क का मुझे डायमेंशन बताओ। वर्क के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि एफ डॉट डीएस होता है, ठीक है, डॉट के बाद हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, एफ डीएस कॉस थीटा आता है, पर कॉस थीटा वगैरह सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे छोटा सा उसमें कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं सर जी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साथ ही साथ जितने भी रेशियो हैं आर डायमेंशनलेस। क्या है भैया? डायमेंशन ही नहीं है, जैसे कैरेक्टरलेस वैसे ही डायमेंशनलेस। समझ रहे हो भाई? आर डायमेंशनलेस मतलब कोई दीन धर्म कुछ नहीं, एकदम खत्म, लेस। तो भाई इन लोगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए एंगल वगैरह, एंगल भी इसी में आ जाएगा। समझ रहे हो? जो अभी हमने जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात की, याद रखना उनका डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होती है। तो इसका मतलब क्या ऐसा है, डायमेंशनलेस होना मतलब यूनिटलेस? तो जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल एंगल्स के लिए मैंने बताया। अच्छा, जैसे कि मान लो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है सर? टी मान लो लिख दिया मैंने, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर मत निकालो। क्यों? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा डायमेंशन के अंदर जिससे आपकी जिंदगी बन जाएगी, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर लिखो पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है? देखो नाम में इसके होमो होमो करके कुछ कुछ है। ये बोलता है कि भैया अगर कोई वैलिड फॉर्मूला है, इफ देयर इज अ वैलिड फॉर्मूला, देन डायमेंशंस ऑफ एलएचएस विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। समझ रहे हो बात को? जैसे v इक्वल्स टू मान लो bt लिख दे। क्या लिख दे? v इक्वल टू bt। पूछे भैया b का डायमेंशन बताओ, अगर v वेलोसिटी है और t टाइम है तो। क्या बोला भाई? अगर बोला है, ये चीज दे रखी है कि भैया v वेलोसिटी है, t टाइम है, b का डायमेंशन बताओ, तो भैया क्या लगा दोगे कि LHS के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू RHS के डायमेंशन, LHS के डायमेंशन LT माइनस 1 शुड बी इक्वल टू b के डायमेंशन मल्टीप्लाई विद t का, तो t ही होता है भैया। इसको नीचे भेज दो डिवाइड में, तो b के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? L T माइनस 2। हाँ ना बोल भाई, यानी क्या हो जाएगा भैया? अभी एक्सेलरेशन की डायमेंशन वाला कोई कुछ होगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो चलो तुम लोग कर ले गए। अब एक तगड़ा सवाल इसी में ध्यान से देखना, लिखा है, क्या लिखा है भाई? देखो y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ठीक है, बोला क्या गया है? देखो कुछ बातें भी बताई गई आपको क्वेश्चन में। बोला है कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये दे रखा है। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा क्या है? सॉरी, ओमेगा नहीं दे रखा है, ओमेगा निकालना है डायमेंशन। t क्या है? टाइम है। और x फिर अगेन से डिस्प्लेसमेंट है। ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं। आपसे पूछा है a के डायमेंशन बताओ, ओमेगा के डायमेंशन बताओ, और k के भी डायमेंशन बताओ। सॉल्व करो भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने वाला हूं। लेफ्ट हैंड साइड के टोटल डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के टोटल डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है यानी डायमेंशन L है। राइट हैंड साइड में a का डायमेंशन पता नहीं, मान लो भैया x एक्स है कुछ, हमें क्या पता। लेकिन साइन का तो क्या होता है भाई? डायमेंशनलेस, यानी 0 0, यानी जो भैया x का डायमेंशन है वही L होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि साइन तो भाई अपने आप में ही क्या है, उसके पास तो कोई धर्म ही नहीं है, कोई दीन भी नहीं है उसका। इट मींस ये क्या होगा? डायमेंशनलेस m0 l0 t0। अब जब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको किसी से किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भैया L बन जाए? तो ऑब्वियस ही बात है, L से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x, या बोले एक यूनिट या डायमेंशन, सॉरी, किसके बराबर होंगे भाई? लेंथ के बराबर ही होंगे। चलो एक तो क्लियर हो गया। अगला है ओमेगा का क्या होगा, के का क्या होगा? तो देखो भैया फिर से वही बात, साइन के अंदर जो होता है वो एंगल ही तो होता है, साइन 30 40, यानी कि अब एंगल भी डायमेंशनलेस है हमने बताया। तो ओमेगा मल्टीप्लाई विद टाइम अगर डायमेंशनलेस है, यानी m0 l0 t0 है, तो भैया ओमेगा खुद क्या होगा? t माइनस 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओमेगा t माइनस 1 यहाँ रखोगे, देखो भाई क्या बनेगा? t माइनस 1 इंटू टी की पावर 1, t विल बी 0। यानी डायमेंशनलेस तभी हो पाएगा जब ओमेगा क्या हो? टाइम माइनस 1, और k क्या हो? l माइनस 1। यानी इस सवाल का भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। अब एक और अच्छा सवाल, थोड़ा सा बेहतर तरीके से बात करते हुए, लिखा है e टू द पावर ऑफ लॉन ऑफ साइन ऑफ, मान लो लिख देते हैं यहाँ पे
वी एक्स, ठीक है, और ऐसा लिख दिया, ठीक है भाई, अपॉन में एक्स दे रखा है इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है बच्चों, ये दे रखा भैया जी, पूछा है, क्या पूछा भाई, y के डायमेंशन बताइयो, ये पूछा आपसे, ठीक है, y के डायमेंशन निकालना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन नहीं मुश्किल है, बस मेरे बताने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल मैंने किया, थोड़ा सा फंक्शंस अलग से ला दिए ताकि आप लोग डर जाएं और आंसर गलत कर दें। तो देखो भाई क्या है अपनी बेसिक कंडीशन, एंगल क्या होना चाहिए, शुड बी डायमेंशनलेस, यानी कि भाई v तो पक्का, v तो चलो दे रखा है, वेलोसिटी है, ये सॉरी मैंने बताया नहीं, v क्या है, वेलोसिटी आपको दे ही रखा है, यानी आपको ये क्लियर हो गया, x क्या है भाई, L-1 T1 है, उल्टा उल्टा, ठीक है, अगर ये इतना है भाई तो भैया E तो ऊपर तो क्या होना है भाई, ऊपर तो सर पूरा ही डायमेंशनलेस होगा कि E की पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बोला डायमेंशनलेस है, और अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये x क्या हो कि भैया y आ जाए इसके डायमेंशन, यानी कि जो y के डायमेंशन है वही x के डायमेंशन है, और x के तो यहां निकाल ही लियो, है कि नहीं, सॉरी जो x के डायमेंशन है उसका अपॉन y के डायमेंशन से, तो भैया जी y हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल इसका, यानी LT-1, हाँ ना बोल भाई, यानी y के डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होंगे, समझ रहे हो क्या बात को, बोलो भाई, पहले तो मैंने निकाला क्या कि भैया x वेलोसिटी के इनवर्स वाला होगा ताकि जीरो बन जाए, फिर क्या है क्योंकि ऊपर जीरो बनना है तो y क्या होना है होगा 1/x, यानी जो x उल्टा किया था फिर से उल्टा होके वही वेलोसिटी बन जाएगा, यानी y विल बी हैविंग यूनिट ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, समझ गए क्या, तो सवाल थोड़ा सा अलग बनाया मैंने, इस वजह से लग रहा होगा, ठीक है, ये बातें हो गई हमारे पास डायमेंशनल इसकी। अब एक और बहुत ही तगड़ी चीज, इसकी मदद से, किसकी मदद से, इसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ध्यान से देखना, डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव, कोई भी नहीं मतलब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, क्या बना सकते हो भैया, फॉर्मूला बनाया जा सकता है, कैसे भाई, तो देखो भाई कैसे, मान लो बोला जाए कि सर हमारे पास एक पेंडुलम है, क्या है, पेंडुलम है, पेंडुलम कुछ कुछ ऐसा होता है, घड़ियां देखी है पेंडुलम वाली, घड़ी में नीचे कुछ कुछ ऐसे बॉब करके लटका रहता है और एक मोटर लगी होती है जिसकी वजह से ये ऐसे फिर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेशन, हालांकि उसी रेडियस पे रहता है, ऐसा नहीं कि रेडियस चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या फिर ऑसिलेशन, जब एक ही डिस्टेंस के अबाउट बार बार मोशन होता रहे एक फिक्स पाथ के अलोंग तो वो हो जाता है ऑसिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, और बोला गया कि भाई जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज डिपेंडिंग ऑन विच, ऑन लेंथ, on mass of the bob and on acceleration due to gravity, ठीक है, बोला है टाइम भैया इस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला बनाओ मुझे क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही मालूम होना चाहिए किस पे डिपेंड कर रहा है, पैरामीटर्स अगर मालूम है और नहीं भी मालूम है, अभी देखना एम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मैं फिर अभी बता सकता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, पर फिर भी इसने बोला है क्वेश्चन वाले की एम पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब गलत ही उसको पता है, तो अगर आपको जैसे मान लो निकालना है कि भैया इसका जो मास है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके मास का कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो, क्या कह रहा हूं देखो समझो बात को, यहाँ पे हमें इतना समझ आया, इस लाइन का मतलब फिर से लिखता हूं मैं, टी डिपेंड्स ऑन विच, तो मैं भैया डिपेंडेंसी को ऐसे लिख दूं क्या कि सर जी लेंथ की पावर कुछ पे डिपेंड कर रहा होगा, हमें नहीं मालूम, एक्स पे मान लो डिपेंड कर रहा है, अब एक्स अगर पॉजिटिव होगा जैसे कि 1 है मान लो तो टाइम पीरियड डायरेक्टली वोसन लेंथ की होगा, अगर नेगेटिव होगा तो टाइम पीरियड इनवर्सली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 आएगा, यानी कि यही सही तरीका है लिखने का, जो हमने डिपेंड वाली लाइन लिखी उसको लिखने का सही तरीका क्या है, मैथमेटिकल वे यही है कि भाई हमें नहीं मालूम, मान लो ये इस पे डिपेंड भी ना कर रहा होता तो एक्स क्या आ जाएगा, 0, तो हमने एक वेरिएबल मान लिया इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, यही एनालिसिस क्या है, एनालिसिस यही है बच्चों, जब भी आप कोई भी डेटा एनालिसिस को देखोगे तो डेटा देख के क्या करता है, अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, तो हमने भी डेटा देखा उसको कन्वर्ट किया किसमें, अपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, अच्छा हमें ये भी नहीं पता मास के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको भी कुछ, लेकिन अलग सा वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि सेम तरीके डिपेंड कर रहा है कि नहीं,
सिमिलरली भैया जी के भी साथ कुछ कुछ ऐसा ही हाल होगा, हमें नहीं मालूम तो जेड भैया, ठीक है, और भी होते और बढ़ाते, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा रंग बदलते हैं, मतलब इंसानों की तरह रंग बदल के, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो के है, हमें फिर से नहीं पता, एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई एंड जी टू द पावर जेड, ठीक। अब क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करो। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एलएचएस के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू आरएचएस। तो भाई एलएचएस में तो टी की पावर 1 है, यानी एम जीरो है इधर और एल भी जीरो है कि नहीं भाई, ठीक है। अब इधर भी ऐसा ही कुछ बनाओ, एल लेंथ था तो लेंथ की पावर एक्स लिख दो, मास में तो एम की पावर वाई लिख दो भैया, और जी क्या होता है एल टी माइनस वन, अरे एक्सलेशन क्या था, एल टी माइनस टू सॉरी, और इसकी पावर जेड होने का मतलब एल की पावर जेड, साथ ही साथ टी की पावर माइनस टू जेड, ये चीज समझे, टी की पावर माइनस टू जेड, ठीक है भाई। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इधर भैया एम जीरो एल जीरो टी वन बराबर एल की पावर क्या एक्स प्लस जेड लिख दूं, एम की पावर भैया वाई रहने देते हैं, और टी की पावर माइनस टू जेड लिख दो। तो भाई ध्यान से देखो, क्या एम जीरो है, क्या वाई जीरो हो जाएगा, कंपेयर कर रहा हूं मैं, एम की पावर जीरो यानी एम की पावर वाई है, यानी वाई शुड बी इक्वल्स टू जीरो, वाई जीरो करते ही भैया कुछ मालूम चला गया, नहीं मालूम चला, कोई बात नहीं, एल भी जीरो है यानी एक्स प्लस जेड भी जीरो है, एक्स प्लस जेड जीरो का मतलब होता है कि एक्स माइनस जेड के बराबर है, यानी एक्स जो होगा वही नेगेटिव में जेड हो जाएगा। अच्छा, वन किसके बराबर है, माइनस टू जेड के, तो क्या जेड बराबर माइनस हाफ है, बात वही है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। इनकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ डाल दो भैया, यहाँ पे डाल दो, डिपेंडेंसी आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें डालो, इस वाले में। तो भैया टी बराबर मैं लिख रहा हूँ एम की पावर जीरो हो गया, क्या वाई, एम की पावर वाई, यानी मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि समथिंग की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, मास की पावर जीरो, देखो भाई वाई क्या है जीरो, एक्स कितना है भाई, एक्स, एक्स जो होगा वही माइनस में जेड होगा, जेड क्योंकि खुद माइनस हाफ है तो एक्स प्लस हाफ होगा, शायद से तुम लोग समझ गए होगे, एल की पावर वन बाई टू है प्लस में, और जी की पावर माइनस वन बाई टू है, और भैया आगे एक कांस्टेंट आया था के, उसको भी भूलते नहीं है, टाइम पीरियड बराबर के इंटू ऐसा कुछ है, इसी को लिख देते हैं, अगर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, तो ऊपर हो गया अंडर रूट का एल, और नीचे हो गया माइनस का अंडर रूट, मतलब माइनस हाफ मतलब अंडर रूट जी माइनस नीचे में, तो इसी को लिख देते हैं भैया टी बराबर के अंडर रूट एल बाई जी, और यही होता है एक्चुअल में फॉर्मूला, क्या होता है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जो कांस्टेंट था इसकी वैल्यू क्या होती है, टू इंटू पाई, पाई मतलब 3.14 यानी 6 पॉइंट समथिंग। अब ये कांस्टेंट कैसे निकाला गया, तो भाई वो इससे तो नहीं निकाला जा सकता, इस कांस्टेंट की वैल्यू आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, कई सारा डेटा आएगा, डेटा का मीन ऑब्जर्वेशन ले लो, मीन निकालो, फिर टाइम पीरियड निकालो, फिर टाइम पीरियड रख के की वैल्यू निकाली जाती है, यानी एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, और वो आपसे निकालने को कोई नहीं कहेगा, आपसे क्या कहेगा, फॉर्मूला बनाओ, के टर्म में बना के छोड़ दो भले। थोड़ा सा समझे क्या, मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल, वही जो डिपेंडिंग की कहानी है उसको प्रोपोर्शनल किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज किया, इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, आंसर है कि नहीं भाई। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशंस की मदद से एनालिसिस करके थोड़ा बहुत छोटे मोटे फॉर्मूला बनाना। अब मैं छोटे मोटे क्यों बोल रहा हूँ, सारे फॉर्मूले क्यों नहीं बन सकते, तो देखो बेटा उसकी क्या लिमिटेशन है, कि तुम्हारे फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा एक साथ में आएगा, जब भी फॉर्मूला बनाओगे कुछ गुच्छे में ही होगा, यानी ऐसे फॉर्मूले नहीं बना सकते हो, जैसे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं डिराइव किया जा सकता ना भाई, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्या हम ये बना सकते हैं, नहीं। साथ ही साथ आपके फॉर्मूले में कभी भी साइन कॉस टेन आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है, जैसे रखोगे उसकी पावर जीरो हो जाएगी, मतलब नहीं भी होगी तो उसका मतलब क्या है, जीरो ही है कि नहीं। अरे यार मेरा कहने का मतलब है, ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो मान लो लिखा है, इसकी पावर टू हो या इसकी पावर थ्री हो, तुम्हारे को तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डायमेंशनलेस है, यानी साइन टेन कॉट वाले जितने फॉर्मूले हैं वो भी तुम नहीं डिराइव कर सकते, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले हो गए, उसमें टैन आता है, वो सब भी नहीं डिराइव कर सकते, तो कई सारे लिमिटेशंस हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस मॉडल के, जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा उपयोग में नहीं लेते हैं, इसी वजह से इसी चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो ये सवाल बात हो गई, अब थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन सीख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, यूनिट कन्वर्जन। हालांकि आप बच्चे को मतलब बचपन से होता है यूनिट को कन्वर्ट करना,
पर बंदा क्या करता है, थोड़ी बहुत यूनिट कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जहां अच्छा क्वेश्चन खेल देगा एग्जामिनर नहीं कर पाओगे। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को पहले तो बताओ मीटर में कितने बोलते हैं। मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ नहीं भाई, 10⁻²। हाँ ना बोल भाई, ठीक है सर। अब अच्छा मुझे ये बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? सर 1000। कितने होते हैं? 1000। करना यही है पर थोड़ा अलग तरीके से। अभी आपको मैं एक क्वांटिटी को बदलने के कह रहा हूं तो आसानी से बदल सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं भैया, क्या बोल रहा हूं देखो भाई, मैंने बोला कि भैया मान लो डेंसिटी किसी चीज की, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने बोला भैया डेंसिटी है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किस चीज की डेंसिटी ये है, ठीक है। ये कहां पे है? सीजीएस सिस्टम के अंदर है। कौन सा सिस्टम? सीजीएस, जहां पे सेंटीग्राम सिस्टम चलता है, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम तो सेकंड में ही नापा जाता है हमेशा। अगर सीजीएस सिस्टम है तो इतनी यूनिट की वैल्यू। अगर मैं बोलूं भैया इसकी वैल्यू बताओ मुझे उस सिस्टम में जिस सिस्टम में लेंथ को 10 मीटर में नापा जाता है, मतलब वहां पे एक यूनिट किसकी होती है? 10 मीटर की। जैसे यहाँ एक को नापा गया है किसके बराबर? 1 ग्राम के, ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर के। यहाँ पे लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है, वहां पे लोग हमारे यहाँ के 10 मीटर को एक अपना समझते हैं यूनिट, और मास को वो मानते हैं भैया लगभग 1 kg मान लो। और टाइम तो भैया दुनिया में हर जगह सेकंड ही होता है, ये टेंशन मत लो। तो इस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 4 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये डेंसिटी कितनी होगी? तो भाई यहां फंसता है खेल। और क्वेश्चन यही आएंगे, वो थोड़ी पूछा जाएगा अरे मीटर को, वो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगी कि आप क्वेश्चनों में उसको लगाते रहोगे। तो चलो उसकी भी बात करेंगे कभी, पर अभी हम डायमेंशंस पढ़ चुके हैं तो हम अप्लाई करेंगे यूनिट कन्वर्जन के ऐसे तरीकेदार में सवालों में। तो देखो करना क्या है, आपको यूज करना है N1U1 बराबर N2U2, बस इसको अप्लाई करना है। मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम इनटू में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वन सिस्टम बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टू सिस्टम बराबर इनटू में डायमेंशनल फॉर्मूला इन सेकंड सिस्टम। तुम्हें मालूम होगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा भैया? हर जगह सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का भाई अरे मास बटे वॉल्यूम है, तो एल टी माइनस, ओ सॉरी नॉट एल टी, एम टी, ओ सॉरी नॉट एम टी, ML-3 है कि नहीं? यही होगा मास बटे वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम एल क्यूब, ठीक है। तो भैया जी इधर देखो N1 क्या होगा, जिस सिस्टम में आपको मालूम है, जिस सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है, जैसे कि हमें 4 मालूम था, और U1 क्या है सर जी? ये होगा M1 और L1 क्यूब माइनस क्यूब, ठीक है। ये बराबर N2 हमें निकालना है, दूसरे सिस्टम के अंदर यही 4 की वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है। लेकिन भैया U2 भी तो ऐसा ही कुछ होगा सर, कैसा? M2 इंटू L2-3। भाई डायमेंशंस तो सेम रहने वाले हैं डेंसिटी के। अब समझो बात को, M1 M2 अलग है कैसे? M1 तुम्हारे सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में तुमने मास को भैया ग्राम में माना है, यानी मास तुम्हारा 1 ग्राम है, मतलब बेसिक जो यूनिट है। और लेंथ की भैया क्या है? सेंटीमीटर है, बेसिक जो यूनिट है 1 सेंटीमीटर। तो रख दो, बस वैल्यूज रखनी है। M1 क्या रखोगे? 1 ग्राम, इसको 1 सेंटीमीटर का होल-3, ठीक है, और ये गुणे में 4 है बराबर N2 निकालना है, और इसको नीचे ही भेज देते हैं। क्या करना है? डिवाइड मारो। M2 कितना है भाई? तुम्हारे दुनिया में M2 मतलब मास इन तुम्हारे सिस्टम में 1 किलोग्राम है, तो भैया नीचे 1 kg डाल दो, मल्टीप्लाई भाई लेंथ को तुम किसमें नापते हो भाई? मीटर्स में, वो भी 10 मीटर मानते हो सीधे, तो 10 मीटर का क्या कर दोगे भाई? क्यूब। अब देखो ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि N2 जो होगा उसकी कोई यूनिट नहीं होनी, तो भैया यूनिट सेम बना काटना है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो क्या करोगे? क्यूब तो कर दो, पर थोड़ा सा बदल भी दो। मतलब क्या कहने का, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर काट दो, आप फिर N2 निकाल लो, वही N2 है, मतलब वही डेंसिटी की वैल्यू है। चलो निकाल देते हैं। तो भाई यहाँ 4 गुणे 1 सेंटीमीटर का क्यूब बटे 1 केजी को हम क्या करते हैं भैया? 1000 kg लिख देते हैं, ठीक है, 1000 लिख देते हैं, ओ सॉरी 1000 ग्राम लिखते हैं, सो सॉरी। 10 मीटर को मैं क्या लिखूंगा भैया? 1 किलोमीटर, अरे नहीं सेंटीमीटर में करना है, तो 10 मीटर को, अरे साला इतना दिमाग क्यों लग रहा है भाई? 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, दिमाग ही खराब हो गया, का क्यूब। अरे माइनस क्यूब है यार, ये बार बार क्या गलत हो रहा है?
ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4 गुणे 1, उसका कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर ही जाना है, तो उसको छोड़ दो। 4 गुणे 1 है ऊपर, बटे में 1000 है नीचे, और भैया जी 1000 की पावर -3 भी नीचे है ना। देखो 1 की पावर -3 का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1000 की पावर -3 का फर्क पड़ेगा। कैसे? ये 1000 की पावर -3 है, अरे यार ये क्या हो रहा है, और ये 1000 की पावर 1 है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, 1000 के ऊपर -2 बचेगा। -2 को ऊपर ले जा सकते हो, तो 4 गुणे में लिख देता हूँ भैया 1000 की पावर 2, मतलब वैसे इतने में छोड़ सकते हो, आंसर आ गया तुम्हारा। मतलब बहुत बड़ी यूनिट आएगी, ऑब्वियस सी बात है, आपने सिस्टम ही हिला दिया है कि नहीं। सिस्टम ही क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ ग्राम रैम में नाप ले रहे थे थोड़े थोड़े उसमें, यहाँ बड़े बड़े उसमें नापना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। क्लियर है क्या भाई? इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। n1u1 बराबर करेंगे n2u2 के, और अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की, या जो भी आप मानते हैं, n1 मान के करोगे n1 मान के भी आ जाएगा, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो भाई डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा तो है, यूनिट भी कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मूला भी थोड़े मोड़े बना ही लेते हैं हम लोग, तो काफी जगह पे क्या है, इसका फायदा है। परंतु मैंने आपको जैसा कि बताया, कई जगह पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बहुत ही जो पेपर में बदनाम है, F इक्वल टू जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। बोला जाएगा क्या इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो क्या? तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो एक ही साथ का फॉर्मूला है, चिपका हुआ फॉर्मूला है, आ सकता है, पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है। आपने जो टाइम पीरियड बराबर जो फॉर्मूला लाया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे 2 पाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती फिक्स नंबर की। अब ये कोई 6 पॉइंट समथिंग है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो भैया वही फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं जिनमें जो कांस्टेंट्स हैं वो डायमेंशन लेस है। इस फॉर्मूले का कांस्टेंट के पास डायमेंशन होता है बेटा। ऐसे ही तमाम फॉर्मूले हैं जिनके जो कांस्टेंट है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इन सभी के डायमेंशन होते हैं, यानी उनको हम डिराइव नहीं कर सकते, भले वो चिपके चिपके हो तब भी। समझ गए? तो ये लास्ट था जो कि आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद बचती है बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की। भाई चलो थोड़ी बहुत कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, टाइम क्योंकि बड़ा कीमती है। लिखो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जरूरी, और फिगर का मतलब तो मालूम ही होगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं। FEGURES, कोई थोड़े बहुत नियम से, उस नियमों को बताता हूँ। पहला नियम है कि भैया जितने भी नॉन जीरो नंबर है ना, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या भैया? नॉन जीरो जितने भी हैं वो सब सर जी सिग्निफिकेंट हैं। क्या है? सिग्निफिकेंट, जरूरी है, उनको काउंट करना है। जैसा अगर तुमसे लिख दूं 2.32 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या बोलोगे? 3 है। समझ गए? अच्छा, फिर क्या है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये भी भैया सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 2.003, ये जो जीरोस आ रहे हैं, ये क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीचों बीच में फंस गए हैं, तो भैया ये भी सिग्निफिकेंट है। याद रखना, जीरो हालांकि नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, पर क्योंकि ये फंस गए, मजबूरी है इनकी, तो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सर बोल भाई। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तीसरा रूल लिख ले भाई, इफ एंडिंग जीरो, एंड का सॉरी एंडिंग जीरोस नहीं, एंड जीरोस, एंड जीरो will be significant if after decimal। मतलब क्या है कहने का इसका, जैसे कि भैया ये लिख दूं मैं 200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 200 के अंदर एक है, केवल दो, जीरो जीरो नहीं है। जबकि 2.00 लिख दूं तो भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। पर याद रखना, मैंने बात की एंड वाली जीरो की, ये जीरो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहा है, एंड तो है पर डेसिमल भी आना चाहिए। यहां भी एंडिंग है पर डेसिमल नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। और क्योंकि ये जीरो मतलब ये तो सिग्निफिकेंट था ही, तो ये बीच वाला ऑटोमेटिक हो गया। पर ये मत सुनना कि लास्ट के सारे हो गए सिग्निफिकेंट ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं 0.000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक। कुछ लोग कहेंगे साला इसमें तो दोनों हो गए, इसमें 3 क्यों नहीं?
क्यों? वजह क्या है कि आपने ध्यान से नहीं देखा, एंडिंग जीरोस नहीं है, एंड जीरो लिखा है मैंने, मतलब ये आखिरी का एक जीरो ही बस सिग्निफिकेंट होगा। इसको इनको सिग्निफिकेंट करने के लिए यहाँ कोई नंबर अच्छा नहीं है। ये 2 था यहाँ पे, तो 2 एक सिग्निफिकेंट नंबर था, और ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच के वाले बन के ये सिग्निफिकेंट हो गए थे। इस केस में आंसर 1 है। ये मैंने चैट जीपीटी पे देखा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एंडिंग लिख के गलती हो जाती है, फिर बच्चा हमेशा याद करता है अच्छा पॉइंट लगा है तो मतलब सारे हैं, नहीं। और ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है 0.00 वाला। और एक बार मेरे से डाउट पूछा किसी बच्चे ने, काफी अच्छा डाउट था, तो फिर जाके मैंने रिसर्च की तो पता चला भाई, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अगर डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट ले लेना है, ठीक है। चलो काफी हद तक रूल हो गए हैं, बस 2 ही 3 बचे, इसको लिख लो। अगला जो नियम है भाई वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो क्या कहता है, लिख लिए भाई। चलो, अगला नियम है भैया कि अगर कभी 10 की पावर कुछ लिखा है, 10 की पावर, वो सभी क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो लिख दे 2.8705, तो भैया इनटू में 10 की पावर 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बस आगे वाले को देखो, पीछे वाले इनसिग्निफिकेंट हो गए ऑटोमेटिकली। तभी मैंने बोला कि अगर 2000 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 गुणे 10 की पावर 3, इसीलिए बोला कि 2000 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, समझे? तो भैया ये बात है। चलो, तो ये चीज समझ गए, जितनी भी पावर है 10 की पावर भैया ये सभी क्या है, इनसिग्निफिकेंट हो जाने का। चलो अब थोड़े बहुत सवाल करते हैं। 0.0501, इसमें कितने भाई? अच्छा, एक नियम बच गया, स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। शुरू के जीरो जितने भी भैया इनसिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। ये भी नियम है। जैसे कि 0.001 में कितने हैं? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, स्टार्टिंग के जीरो नहीं होते भाई। देखो जीरो वैसे भी नहीं होने चाहिए, जीरो मतलब इनसिग्निफिकेंट है, हमने नहीं नापा है, जीरो लिख दिया है ऐसे ही। तो अगर वो एंड के जीरोस हैं, एंड का जीरो है सॉरी, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। शुरू के जीरोस तो वैसे ही नहीं है, चाहे डेसिमल के बाद हो चाहे ऐसे लिखा हो, इस तरह 001 में, इसमें भी एक ही है, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग है तो कभी नहीं है, एंडिंग वाला होगा जब डेसिमल के बाद होगा, ठीक है। तो चलो एक अच्छा सा सवाल बता देता हूं मैं। मान लो 7.800 लिखा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई? तो इसका जवाब 4 लोग बोलेंगे, जो कि सही है एकदम, ठीक है। अगर मैं 3.050006 लिख दूं, कितने हो जाएंगे? सारे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो भाई, अब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चलते हैं, ये तो बच्चों वाली बातें होगी, अब तुम लोग समझ गए हो सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट कैसे देखना है। अब एक चीज समझो, अगर हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर को, देखो भाई, ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों ही केस में सेम बात होगी, सब्ट्रैक्शन। क्या बात होगी सर? वो बात ये है कि हमेशा जो आंसर लिखना है हमें, आंसर शुड बी इन, आंसर विल बी राउंड ऑफ, या फिर आंसर विल बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या है इसका? देखो भाई, तुम शायद समझ नहीं पाओगे। मैंने बोला कि भैया 3.782 में ऐड कर दो सर 0.1, तो तुम लोग आंसर क्या दोगे भाई? तुम लोग सीधे आराम से मासूमियत से 3.7882 ऐसा कुछ बोलोगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर में हमने क्या बोला भैया? आंसर विल बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मतलब इन दोनों में जिनको जोड़ा है उसमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसमें भाई? इसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो आंसर भी एक डेसिमल प्लेस तक आपको क्या करना पड़ेगा भैया? रखना पड़ेगा। अब एक डेसिमल प्लेस तक करने के लिए हमें इसमें राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा राउंड ऑफ समझ लेते हैं भाई, कैसे राउंड ऑफ करते हैं भाई, ठीक है, तभी आप निकाल पाओगे। तो राउंडिंग ऑफ थोड़ा सीख लो, हालांकि पता होता है बच्चों को। 3.63 है, अगर राउंड ऑफ करनी है कब तक? दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। सुनो भाई, राउंड ऑफ आपको करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। दो सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक कंप्लीट होंगे? 1 2, यानी कि 6 पे कंप्लीट हो जाएंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो 6 को मत देखो, उसके बाद वाले को देखो। अगर उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही रहने दो, यानी कि आंसर 3.6 लिख दो। अगर उसके बाद वाला नंबर, जहां तक हमें मतलब सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, उसके बाद वाला नंबर
5 से बड़ा है तो आंसर क्या करना है, एक बढ़ा देना है। जैसे ये अगर 3 की जगह 5 होता, सॉरी 6 होता, तो हम क्या लिखते, 3.7 लिखते। ये बेसिक सा नियम है, थोड़ा सा मतलब समझ गए होगे बढ़ाना क्यों है। अरे यार 3.63 है इधर और ये 3.67 है मान लो, तो यार इसको लिखोगे ना कि सर जी ये 3.7 के करीब है और जबकि 3.6 के करीब है। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है इसके बाद वाला नंबर। समझ रहे बात को? तो याद रखना अप टू विच, जैसे कि मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लाने थे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं 3.2896, राउंड ऑफ टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कहां तक भैया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो पहले और उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। दोनों केस में अलग आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करते हो तो तुम्हारे पास भैया गिनती कहां खत्म हो जाएगी? 2 सिग्निफिकेंट की यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद का नंबर देखो 5 से बड़ा है तो भैया आंसर 3.2 बोल दोगे। अगर भाई 4 सिग्निफिकेंट तक करना है यानी 1 2 3 4 तो भैया ये नंबर देखोगे तो भैया आंसर बढ़ा के बोलोगे क्या सर इतना 3.2। एक बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, ये 9 से 10, फिर एक इधर जाएगा 90। एक बढ़ाने का मतलब यही होता है, समझ गए? तो भाई एंडिंग 0 तो यहाँ भी काउंट हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? तो ये भी क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस तरीके से हम करते हैं। याद रखना लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला हम आंसर देते हैं जब भी वो करना है। तो चलो भैया लीस्ट डेसिमल यानी कि इसमें हमें कितने डेसिमल प्लेस रखना है? एक। तो एक डेसिमल प्लेस बोले या 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोले? चाहे तो बोलूं मैं एक डेसिमल प्लेस या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बात सेम है इस केस के लिए। तो भैया जी सॉल्व करते हैं। देखो राउंड ऑफ करना है अप टू दिस, तो इसके बाद वाला नंबर देखा, आंसर क्या आएगा 3.9। आंसर ये होगा ऑप्शन, हालांकि ये भी ऑप्शन में होगा पर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि भैया चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें थोड़ा बहुत आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, डायमेंशंस का खास तौर पे। ठीक है, समझ गए होगे बात को? अच्छा एक और लास्ट की चीज है छोटी सी, लिख ही लेते हैं कि भैया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होगा। ये भी बड़ा बदनाम है चीज। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या हो जाएगी चीज? इसके अंदर हमारे पास जो आंसर होता है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में दिया जाता है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पिछली बार में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस था और इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर दिया जाता है। और यही थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि सर इसका क्या मतलब है। जैसे कि देख भाई, देख देख देख, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3, जबकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1। तो दोनों का बात अलग है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर अगर लिखा हो तो अलग सर होता है, अगर मैंने लिखा था यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस तक दिया जाएगा तो उसका मतलब अलग है। यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा? 1 इसमें। अरे शुरू का तो हो गया नहीं, यानी आंसर हमारा क्या होगा? अबे साला इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो यहां तक ही रखना है, उसके बाद वाला नंबर क्या है? 5 से बड़ा, यानी आंसर है 4.0, सॉरी 4.0 नहीं 4, क्योंकि 4.0 करते 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, लेकिन आंसर हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में रखना। अब तुम लोग का दिमाग हिल गया होगा, कहोगे कि अरे ये क्या हो गया, तो भाई यही आंसर है, 4 आंसर है। अगर क्या होता भैया, अगर ये मल्टीप्लीकेशन वाली बात होती, पर मल्टीप्लाई थोड़ी करना है यार, इसको तो ऐड कर रहे थे हम लोग, समझ गए ना चीज को? अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से घुमाना है भाई। तो चलो खैर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बाकी फॉरगेट द रेस्ट, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम में बढ़िया से जाओ, मन लगा के एग्जाम दो। बाकी चलो, मैं भी बाबा बंगाली से तुम लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।